नमस्कार विद्यार्थियों। पाचन तंत्र का हम अध्ययन कर रहे थे और पाचन तंत्र में हमने देखा कि एक तो है आहार नाल और दूसरा जो है वो है सहायक पाचक अंग। आहार नाल के अंदर ये नलिका रूपी संरचना है जिससे होकर आहार गुजरता है, जिसमें हमने देखा मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और फिर गोला। यहाँ से होते हुए जो भोजन है वो गुजरता है, मुख से लेके और गुदा से पास आउट होता है। ठीक है, मुख से आहार को ग्रहण किया जाता है और विभिन्न अंगों के अंदर पाचन की क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है, भोजन को पचाया जाता है, आवश्यक तत्वों को अवशोषित किया जाता है और जो अपचित खाद्य पदार्थ होता है उसको एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये आहार नाल में हमने देखा और विभिन्न प्राणियों में क्या क्या आहार नाल में क्या फर्क होते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आज पढ़ेंगे सहायक पाचक अंग के बारे में। सहायक पाचक अंग नाम से जैसे स्पष्ट है, ऐसे पाचक अंग जो पाचन में सहायता करते हैं, ये पाचक अंग क्या कहलाते हैं? सहायक पाचक अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो पाचन में सहायता करते हैं सहायक पाचक अंग कहलाते हैं। तो ये डायरेक्टली आहार नाल से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार से उससे कनेक्टेड होते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा सहायक पाचन अंग जैसे मुख गुहा के अंदर है लार ग्रंथियां, ये लार का श्रावण करती हैं और लार जो है भोजन को रसरसा बनाकर, और उसमें कुछ कई प्राणियों में कुछ पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो भोजन का मुख गुहा के अंदर ही कुछ पाचन कर देते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां हो गई। इसके अलावा मुख गुहा के अंदर जैसे और भी अंग हैं, जैसे दांत हैं। दांत जो है वो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, जिनके बारे में उसको चबाने का कार्य करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उससे उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और पाचन अधिक एफिशिएंसी के साथ में पाचन की क्रिया होती है। अगर अवशोषण क्षेत्रफल किसी भी सतह का बढ़ जाता है तो पाचन की क्रिया जो है वो अधिकता से होती है। ठीक है, और दूसरा जीभ है। जीभ भी लार को भोजन के अंदर मिलाने का कार्य करती है और भोजन को रसरसा बनाने का कार्य करती है ताकि उसको आसानी से निगला जा सके। तो भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं दांतों ने, उनके अंदर लार को अच्छे से मिलाती है और उसको भोजन को रसरसा बना के, उसका बोलस बना के उसको अंदर आसानी से निगला जा सके, ऐसा बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कई बार बिल्कुल हार्ड सी चीजें खा रहे हैं, जैसे पशु चारा खा रहा है, काफी हार्ड होता है, लेकिन उसमें लार को मिक्सअप करके और वो अंदर आसानी से उसको अंदर ग्रहण उसका किया जा सकता है, आसानी से निकला जा सकता है। तो और लार का निर्माण किनके द्वारा होता है? लार ग्रंथियों का। यदि मुख के अंदर लार नहीं बनेगी तो हार्ड भोजन उसको अगर मान लो अपन पीस लिया लेकिन अंदर वो निकला नहीं जा सकेगा, इसीलिए लार ग्रंथियां होती है। तो ये पाचन में बहुत ही सहायक हैं और इनके द्वारा जो स्रावित लार है वो पाचन में सहायता भी करती है। ठीक है, तो एक तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे विभिन्न जो लार ग्रंथियां हैं उनके बारे में। दूसरा एक सहायक पाचक अंग जो काफी बड़ा पाचक अंग है, ये इसका नाम है यकृत, लीवर। ये भी उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ इसकी स्थिति होगी, क्या इसकी संरचना होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन ये भी क्या है, पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस जो है वो वसा के इमल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक है। यदि वसा को पाचन करना है, उसको पचाना है, तो उसके लिए पित्तरस बहुत ही आवश्यक है। उसका इमल्सिफिकेशन का एक मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा, आगे अपन देखेंगे। इमल्सिफिकेशन का मतलब है एक प्रकार से उसको वसा को पानी के अंदर घोल देना एक प्रकार से। हालांकि आप देखते हैं जैसे बाहर जो पानी है, वसा है, वो अलग अलग रहती है। जैसे तेल के अंदर पानी नहीं मिलता है, ऊपर तेल ऊपर रहेगा, लेकिन ये उसको इमल्सिफाइड करके, यानी उसका एक प्रकार से घोल जो है वो जल के साथ में भी घोल बना देता है उसका। ये पित्तरस का कार्य है। इससे क्या होगा, उसका पाचन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा एक समांगी मिश्रण जो है वो बन जाता है और उस वजह से
जो पाचक एंजाइम है वो अच्छे से उसमें मिल गए और उसका पाचन जो वसा का पाचन जो वो कर देते हैं। तो ये वसा के इमल्सिफिकेशन में उसका एक सामान्य मिश्रण बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे अग्नाशय। ये भी उदर गुहा में स्थित होता है और ये छोटी आंत में नलिका के द्वारा अपना स्राव जो वो छोड़ता है। अग्नाशय जो वो दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं, यानी ये बहिस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां तो अपना स्राव किसमें छोड़ती हैं? रक्त के अंदर छोड़ती है सीधा ही। और बहिस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव एक नलिका के द्वारा जिस भी टारगेट ऑर्गन होता है वहां पे ये छोड़ती है। तो हम यहाँ पे इसका बहिस्रावी जो रूप है वो हम इसका पढ़ेंगे और उस बहिस्रावी रूप के अंदर इसके अंदर अग्नाशय रस का निर्माण होता है जो अग्नाशय नलिका के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है? ग्रहणी के अंदर। तो हमने कल जैसे छोटी आंत पढ़ी थी उसमें हमने देखा था पेनिट्रेटिंग डक्ट अग्नाशय नलिका जब होती है वो अग्नाशय से ही आती है और अग्नाशय रस को लेकर आती है। और इस अग्नाशय रस में बहुत सारे जो पाचक एंजाइम है वो इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है। और एक जो ऑर्गन और है जिसका नाम है स्प्लीन। ठीक है। और ये भी एक अंग है जो उदर गुहा में, यदि ये पाचन से ज्यादा रिलेटेड नहीं लेकिन उदर गुहा का एक अंग है इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये विभिन्न पाचक अंग हैं, सहायक पाचक अंग हैं जो कि पाचन में सहायता करते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड। तो ग्रंथियों को पढ़ने से पहले, सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि शरीर के अंदर एक ऐसा उत्तक है जो कि श्रावण का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? श्रावण। ये विभिन्न प्रकार के अपने स्राव बनाती है और उनको स्रावित करने का ही इसका मुख्य कार्य होता है। और ग्रंथियों में जो उत्तक पाया जाता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है? उपकला उत्तक। हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि उपकला उत्तक के दो ही मुख्य कार्य हैं। एक तो ये बाहरी परत के ऊपर आच्छादन के रूप में करके और सुरक्षा का कार्य करता है, जैसे अपने शरीर के ऊपर उपकला उत्तक ही एपिडर्मिस के अंदर, और ये आच्छादन का कार्य करता है। ऐसे विभिन्न अंगों के चारों ओर की उनकी सुरक्षा का कार्य करता है। और दूसरा ये ग्रंथियों में पाया जाता है और वहां पे इसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्राव। स्राव ये है वो करते हैं विभिन्न प्रकार के स्राव। ये स्राव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है, अग्नाशय रस का श्रावण करता है। ठीक है। यकृत है पित्तरस का श्रावण करता है। ये अलग अलग का श्रावण हो सकता है। और ये ग्रंथियां जैसे कि एल्वियोलर का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से कूपिका होगी, ये इस प्रकार की कूपिका होगी और इसके अंदर ये कोशिकाएं हैं, ये एल्वियोलाई के अंदर ये उपकला कोशिकाएं हैं और ये बाहर अपना श्रावण। तो ये तो एल्वियोलर होती है, एल्वियोलर यानी एल्वियोलाई होगी वो अपना श्रावण जो है बाहर छोड़ देगी। या ट्यूबुलर हो सकती है, इस प्रकार से एक नलिकीय संरचना होगी, ऐसी नलिका रूपी, इस प्रकार से नलिका रूपी संरचना होगी और ये उपकला कोशिकाओं की परत है और ये इस प्रकार से अपना स्राव बनाती रहती है। ये बाहर इस नलिका के द्वारा मिल सकता है, या दोनों ही प्रकार की कूपिकीय और नलिकीय। ये ट्यूबुलर होगी और या फिर इस प्रकार से ट्यूबुलर भी होगी और साथ साथ एल्वियोलाई भी है, ट्यूबुलो एल्वियोलर।
इस प्रकार से ये संरचनाएं होती हैं और ये श्रावण करती रहेंगी और ये स्राव छोड़ती रहती है। जैसे कि हमने दुग्ध ग्रंथियों स्तन ग्रंथियों का पढ़ाई, उसमें भी इस प्रकार की एल्वेलाई दूध का निर्माण करती रहती है। ऐसे लार ग्रंथियां हैं, उनमें भी ये इस प्रकार की एल्वेलाई संरचना पाई जाती है जो कि लार का श्रावण करती रहेगी। ठीक है, तो ये उपकला कोशिकाएं हैं ग्रंथि के अंदर जो पाई जाने वाली, इनका मुख्य कार्य ये है श्रावण, और ये अलग अलग प्रकार का श्रावण जो है वो करती रहती है। ठीक है, ये ग्रंथियां जो है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या है? ये ग्रंथियां क्या करेंगी, अपना स्राव जो है वो बाहर छोड़ेंगी, यानी उस ग्रंथि के बाहर। ठीक है, ये जब अपना स्राव जहां पे बना रही है उसे बाहर ले जाके, तो यहाँ एक नलिका होगी, जैसे यहाँ पे स्राव की ग्रंथि है और ये नलिका के द्वारा इस बार के अंदर, ये इनका टारगेट ऑर्गन है, यहाँ तक ये एक नलिका के द्वारा अपना स्राव, यहाँ से जो श्रावण हो रहा है ग्रंथि का, ये ग्रंथि इसका श्रावण ये नलिका के द्वारा इस टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है। इन के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं जो अपना स्राव जो है वो नलिका के द्वारा जो है वो अपने जो भी टारगेट ऑर्गन है, जो भी इनका अंग है जहाँ पे इनको छोड़ना है वहां पे ये छोड़ती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर जैसे ये टारगेट ऑर्गन है, इनके बीच में कोई नलिका नहीं होती, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कौन सी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन। अब यहाँ ये तो हो गई ग्रंथि और ये इसका लक्ष्य अंग हो गया, टारगेट ऑर्गन हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई नलिका भी नहीं, तो ये अपना स्राव किसके द्वारा छोड़ेगी, ये अपना स्राव यहाँ बीच में जो माध्यम है क्या, रक्त, ये यहाँ पे जो रक्त आया उसके अंदर छोड़ देती है और वो रक्त पूरे शरीर में संचरित रहता है, यहाँ भी पहुंचेगा, वो लक्ष्य अंग में भी पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये अपना प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो स्रावित जो स्राव हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। इसके जो द्वारा स्रावित स्राव, प्लेज्मा, एंजाइम, ये जो है वो स्रावित इनके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एक्सोक्राइन बहिस्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी वहीं अंदर ही, ग्रंथि के अंदर ही रक्त आया उसके अंदर ही छोड़ दिया, स्राव छोड़ दिया, जबकि ये अपना स्राव बाहर नलिका के द्वारा बाहर जो है वो छोड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम देखते हैं लार ग्रंथियां। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं पाचक सहायक पाचक ग्रंथियां, वो लगभग क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। इसमें से अग्नाशय जो है वो बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी, ये ध्यान रखना। लार ग्रंथियां जो है वो कौन कौन सी होती है, तीन लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है मैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीन लार ग्रंथियां गोवंश के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, अब आपको एक तो ध्यान रखना है कि स्थिति कहाँ स्थित है, दूसरा ये अपना स्राव कहाँ छोड़ रही है। ठीक है, और स्राव छोड़ने के लिए जो नलिका है उस नलिका का क्या नाम है, बस ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी ज्यादा है इसका। ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथि, ये देखो कहाँ स्थित होती है, इन तीनों की एक बार मैं स्थिति आपको दर्शाऊं। ये जैसे निचला जबड़ा होता है इस प्रकार से, इस जबड़े, नीचे जबड़े से ऊपर यहाँ पे, जैसे ये जो कान की संरचना है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये ग्रंथि स्थित होती है दोनों ओर, पैरोटिड ग्रंथि, कान के जस्ट नीचे। ठीक है, ये तो है पैरोटिड। और मैंडिबुलर ये यहाँ स्थित होती है, इसके नीचे, पैरोटिड के ऐसे नीचे यहाँ ये मैंडिबुलर स्थित होती है। और यहाँ ये जो दोनों रेमाई हैं, दोनों रेमस है, मैंडिबल के दोनों रेमस है, यहाँ पे ये स्थित होगी
सबलिंगुअल। ठीक है। कुत्ते में एक अतिरिक्त लाल ग्रंथि और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेट्रिक। वो यहाँ आंख का जो भाग है, ऑर्बिट है, उसके नीचे एक फोसा होता है। ठीक है, जो पहले टाइम फोसा होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे ये स्थित होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ कुत्ते में पाई जाती है जाइगोमेट्रिक, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये तीन ग्रंथियां पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इनका एक तो ये दिमाग में रख लेना कहाँ कहाँ स्थित है, ये ध्यान रखना। ये जो है कान के नीचे जो है मैंडिबल और जो एटलस अस्थि है उनके बीचों बीच यहाँ पे ये स्थित होती है। ठीक है, और मैंडिबुलर क्या होती है, मैंडिबल के पीछे की ओर, ये जो इसका वर्टिकल रेमस होता है उसके पीछे की ओर यहाँ पे स्थित होती है। और सबलिंगुअल क्या होती है, जो जीभ के नीचे, लिंगुअल यानी जीभ के नीचे, इसकी जो बेस है उसके नीचे और दोनों रेमस के बीच में ये स्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो स्थिति है वो तीनों की स्थिति आपको ध्यान में रखनी है, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, तीनों लाल ग्रंथियों की स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है और ये डायग्राम के थ्रू आप ध्यान रखेंगे। अब फिर अब ये कहाँ खुलती हैं, ठीक है, और इनकी नलिकाओं के क्या नाम है। पैरोटिड जो लाल ग्रंथि है उसकी नलिका पैरोटिड नलिका कह सकते हैं, या इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है स्टेनसन डक्ट। इस नलिका का जो नाम है स्टेनसन डक्ट, पैरोटिड डक्ट या स्टेनसन डक्ट। और ये कहाँ खुलती है, ये खुलती है जो फिफ्थ चीक टीथ है। फिफ्थ चीक टीथ कौन सा हो गया भाई, पहले तीन तो चीक टीथ है वो प्रीमोलर होते हैं और फिर लास्ट जो तीन होते हैं वो होते हैं मोलर। तो टोटल 6 चीक टीथ होते हैं। चीक टीथ यानी गाल के पास वाले, और प्रीमोलर और मोलर दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, चीक टीथ कहते हैं। तो फिफ्थ चीक टीथ यानी सेकंड मोलर, उसके ऊपर वाले जो सेकंड मोलर है उसके पास में आकर ये नलिका जो वो खुलती है और वहां से अपना स्राव जो वो स्रावित ये करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेनसन डक्ट जो है वो खुलती है। फिर आपके मैंडिबुलर डक्ट। मैंडिबुलर डक्ट जो है इसकी जो नलिका है उसका नाम है वार्टन्स डक्ट। मैंडिबुलर जो डक्ट पैरोटिड मैंडिबुलर जो सैलिवरी ग्लैंड है उसकी नलिका का नाम है वार्टन्स डक्ट। और ये जो आपका लिंगुअल बार्ब होता है, ठीक है, उसके पैलेट के ऊपर पैलेटाइन जो बार्ब होता है वहां पे ये आके खुलती है। उस छिद्र पे आके ये खुलती है, छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है और अपना जो स्राव है उनका श्रावण जो वो ये वहां पे करती है। ठीक है, तीसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो लाल ग्रंथि है ये दोनों रेमाई के बीच में ये स्थित होती है और ये जो अपना स्राव है वो स्राव जो है वो एक ग्रंथियां, ये अधिक कई नलिकाएं होती हैं जिनको रेविनस डक्ट कहा जाता है, रेविनस डक्ट। उन रेविनस डक्ट के द्वारा ये जो नीचे वाला जो मुख गुहा का फर्श है वहां पर ये कई नलिकाएं होती हैं, मुख गुहा के फर्श पर कई नलिकाओं के माध्यम से खुलती है। ठीक है, तो ये मुख गुहा के फर्श के ऊपर ये कई नलिकाओं के माध्यम से ये वहां पे आके खुलती है। ठीक है, गोवंश में हम देखें मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी होती है, मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे बड़ी होती है गाय गोवंश में। ऐसे ही कुत्ते में भी होगी, लेकिन घोड़े के अंदर, घोड़े में कौन सी, घोड़े में सबसे बड़ी जो
कौन सी होती है, वो होती है पैरोटिड। ये ध्यान रखना है, घोड़े में कौन सी लार ग्रंथि बड़ी होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो वो बड़ी होती है। बाकी और बाकियों में जो है वो मैंडिबुलर लार ग्रंथि जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, पैरोटिड से जो स्रावित स्राव है उसका टाइप कैसा होता है, सीरस टाइप का होता है, ये सीरस प्रकार का होता है। बाकी ये जो है दोनों ही ये मिक्स्ड टाइप का की लार जो है वो स्राव जो है वो स्रावित करती हैं, जबकि इसका जो स्राव होता है वो थोड़ा सीरस टाइप का होता है, सीरस टाइप का ये स्राव स्रावित करती है। ठीक है, और ये दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, गोवंश में सबसे बड़ी कौन सी है, मैंडिबुलर लार ग्रंथि है। घोड़े के अंदर कौन सी सबसे बड़ी है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो आपको तीन जो ग्रंथियां हैं उनका नाम जो है, लार ग्रंथियां उनका नाम याद रखना है। ठीक है, पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, और इनकी जो नलिकाएं हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है, और वो नलिकाएं कहाँ जाकर अपना स्राव छोड़ रही हैं, किस भाग के अंदर खुल रही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बस इतना सा ही आपको दिमाग में आपके रखना है। ठीक है, तो ये जो ग्रंथियां हैं वो क्या निर्माण कर रही हैं, लार का निर्माण कर रही हैं, और लार जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और उसको लसलसा बना के भोजन को निगलने में भी सहायता ये करता है। ठीक है, तो ये तीन लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों के नाम, उनकी स्थिति, उनकी नलिकाओं के नाम, उनका जो कहाँ पे ये नलिकाएं खुल रही हैं उसका नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो कुत्ते के अंदर एक और जो है वो पाई जाती है, जिसका नाम है जाइगोमेट्रिक सलाइवरी ग्लैंड। जाइगोमेट्रिक सलाइवरी ग्लैंड ये कुत्ते में पाई जाती है, गोवंश में नहीं है, घोड़े में नहीं है। कुत्ते के अंदर एक अतिरिक्त जो है वो जाइगोमेट्रिक सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ते में कौन सी अतिरिक्त एक और कौन सी, माने वो तीन तो ही है, इसके अतिरिक्त एक और ये लार ग्रंथि और पाई जाती है, और ये जो लार ग्रंथि है वो आंख के नीचे एक फोसा होता है जिसको टेरिकोपैलेटाइन फोसा कहते हैं। टेरिकोपैलेटाइन फोसा आंख के नीचे और अंदर की ओर, जैसे रसनी के ऊपर की दिशा में यहाँ पे एक फोसा होता है, उस टेरिकोपैलेटाइन फोसा के अंदर ये स्थित होती है, और अपना स्राव जो है वो जो आपका चीक टीथ हैं, सेकंड थर्ड जो चीक टीथ हैं वहां पे ये अपना जो स्राव है वो स्रावित करती है, वहां पे नलिकाओं के माध्यम से खुलती हैं, जाइगोमेट्रिक ट्रैक्ट के द्वारा वो वहां पे खुलती हैं, और वहां पे ये लार का स्रावण जो है वो करती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, जाइगोमेट्रिक सलाइवरी ग्लैंड। ये जाइगोमेट्रिक सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कुत्ते में ही पाई जाती हैं। कुत्ते में कौन सी अतिरिक्त सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जाइगोमेट्रिक। ये टेरिकोपैलेटाइन फोसा में स्थित होती हैं, और अपना स्राव जो है वो चीक टीथ के पास में ये अपना स्राव नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करती है। तो ये विभिन्न स्राव जो लार ग्रंथियां हैं जो कि लार का निर्माण करेंगी, और ये लार जो है वो भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, और कुछ प्राणियों में जो ये इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है, जैसे डॉग वगैरह में, तो वो इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत स्टार्च का पाचन भी यहाँ पे करवा देते हैं, जैसे सिर्फ मुंह गुहा के अंदर होता है तो वहाँ पे स्टार्च का पाचन हो जाता है। बाद में जैसे ही आमाशय में जाता है उस कम पीएच के ऊपर वो एमाइलेज काम नहीं करता है, लेकिन मुंह गुहा में कुछ एमाइलेज जो है वो काम में कर जाता है। ठीक है, तो ये लार भोजन को लसलसा बनाती है और आसानी से उसको निगला जा सके, उसमें ये सहायक होती है।
तो ये विभिन्न 4 प्रकार की ग्रंथियां हमने देखी, उनकी स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है और उनकी जो नलिकाएं हैं उनका नाम आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, और वो कहाँ पे खुल रही है, बस इतनी सी बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है।